हेलो दोस्तों, और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका इस चैनल पे। मेरा नाम है शिवम झा और आज के हमारा चैप्टर का नाम है साइंस से। इट इज़ फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे देख सकते हो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यस, एंड लास्ट फ्यू सब टॉपिक्स जो इस चैप्टर से बाकी रह गए, दे आर लाइक रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। कभी कभी रिएक्शन जल्दी हो जाता है कुछ एनवायरमेंट में, कुछ कंडीशन में कंपेरेटिवली स्लो होता है, राइट। तो वो सब क्या होता है जो एक रिएक्शन के स्पीड को डिसाइड करता है, राइट। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा वो एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले। आपके उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो कोरोजन, राइट। कोरोजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम उसको समझेंगे। एंड उसके बाद गाइज हमारा फाइनल जो टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक, वो मतलब सब टॉपिक इस चैप्टर का, इट विल बी लाइक रैंसिडिटी। इट विल बी रैंसिडिटी। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, हमने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा है। तो आपको इन सब चीज़ों को जानना है तो इस वीडियो को आगे तक देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट हम पूरे डिटेल में जाएंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे सभी चीज़ों को। तो गाइज लेट्स स्टार्ट आफ्टर जस्ट अ शॉर्ट इंट्रो। तो हे गाइज, ये देखो मैंने मतलब मैं डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक से सिखाता हूँ। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। नीचे लेके जा रहा हूँ। ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक के कुछ पेजेस रखे हैं जिसमें ये सारे टॉपिक्स है, राइट। सब टॉपिक्स बोल सकते हो आप, टॉपिक्स बोल सकते हो, आपको जो भी मन करे वो बोलो। इट डजेंट मेक एनी इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो पहला टॉपिक है, जैसा मैंने आपको बताया था, राइट। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ओके, लेट मी हाईलाइट इट। यहाँ पे देखो, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमें ये समझना है। तो आई जस्ट स्टार्ट, और आप यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस को थोड़ा ना ध्यान से समझो। जैसे ये देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, राइट। जैसे ओके, कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन। हाँ ठीक है, इग्निशन मतलब क्या है, जो कुकिंग गैस होती है हमारी, एलपीजी सीएनजी वगैरह जो भी होती है, वो जैसे ही हम लोग मतलब उसको लाइटर से जलाते हैं, इट स्टार्ट एज सुन एज दैट, ठीक है। तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वो स्टार्ट क्यों हो जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक देखो यहाँ पे कुछ और लिखा है, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग। आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, राइट, लोखंड की जो भी चीजें होती है, लोखंड लोहा, वो क्या होता है, वो जंग लगने जा लगता है उसमें, वाई, ठीक है। हाँ, इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम सॉइल, ठीक है। इरोजन ऑफ रॉक्स क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल इज फाउंड ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन। अल्कोहल फॉर्म क्यों हो जाता है ईस्ट में ग्लूकोज मिक्स करने से, इफ वंस, ठीक है। एंड वन मोर, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये सब आपको लिखा है नीचे। देखो ये एग्जाम्पल्स तो है ही, बट हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये वाला लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबो एग्जाम्पल दैट सम रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट टाइम। कुछ रिएक्शन जो होता है गाइज वो शॉर्ट टाइम में हो जाता है। एंड साथ में यहीं पे लिखा है दैट ऑकर रैपिडली, दैट इज ऑकर रैपिडली वाइल सम अदर रिक्वायर लॉन्ग टाइम। कुछ इक्वेशन कुछ रिएक्शन को लॉन्ग टाइम लग जाता है फॉर कंप्लीटेशन, दैट ऑकर स्लोली। कुछ चीजें स्लोली होती है, राइट। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफरेंट। मतलब हर चीजों का रिएक्ट करने का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा अलग होता है। इज इट राइट? तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, राइट, जो डिसाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें एक स्लो रिएक्शन को फटाफट करना होगा तो हम लोगों को बस एक ही चीज पता है, कैटलिस्ट, राइट। काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि खाली कैटलिस्ट डाल दो, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बट रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देगा। तो कैटलिस्ट के अलावा और क्या क्या हो सकता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, हमें इन सब चीज़ों के बारे में आज बहुत ही डिटेल में सीखना है। तो मैं नीचे चलता हूँ एंड मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ठीक है। काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंडिंग के टर्म में इंपॉर्टेंट है, वरना मैं छोटा मोटा नोट्स बना के आपको सब कुछ समझा देता। एंड हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं आपको ऐसे टेक्स्ट बुक का पीडीएफ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, या फिर मैं जो नोट्स बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ टॉपिक टू टॉपिक, जो टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और रीडिंग करके नहीं बताया, आपको क्या बेटर लगता है? मुझे आपका ओपिनियन चाहिए इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है, ओके गाइज। एंड योर ओपिनियन विल बी वैल्यूएबल, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी, राइट। चलो, द रिएक्शन ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट इन चेंजिंग कंडीशन। ये क्या कह रहा है, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि ये जो सेम रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन मान लो कि हम लोग कुछ बना रहे हैं, लाइक वी आर मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो उसी पे ना अगर हम लोग उसका डिफरेंट रेट पे होगा, कंडीशन चेंज करने पे उसका जो रेट होगा, जितने जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो बदल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इन टू कर्ड। ठंडी के मौसम में क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के मौसम में दूध का दही बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। वाइल
एट हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इंक्रीजेस फ्रॉम कर्ड अर्ली, मतलब वही अब गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी दूध से दही बन जाता है। ऐसा क्यों? तो मतलब कि यहाँ पे आप बोल सकते हो ठंडी में जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, ठंडी में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है और गर्मी में वही टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। मतलब टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि दूध से दही कितने जल्दी बनेगा, हाउ मिल्क विल गेट सेट इनटू कर्ड। द टेम्परेचर इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। डू यू एग्री? या यू मस्ट कंप्लीटली एग्री, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, राइट? एंड आपने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा, देखा भी होगा, ऑब्जर्वेशन होगी आपके इस चीज पे। अगर नहीं है तो कृपया आप अपनी मम्मी से पूछिए, अपनी बहन से पूछिए, ठीक है, अपने घर में किसी भी दादी से पूछिए, दे विल से यू कि हाँ ऐसा होता है, मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। चलो दोस्तों, तो अभी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे ए, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या लिखा है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स कैसा होगा, ठीक है। साइज पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट हो रहा है उसका साइज पार्टिकल कितना बड़ा है, छोटा है, राइट? उसके बाद आप देख रहे होगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर लिखा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, लास्ट लिखा है कैटलिस्ट, ठीक है, लास्ट में लिखा है कैटलिस्ट। और हमें हमेशा क्या लगता है कि खाली कैटलिस्ट ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है। सो इट इज नॉट ट्रू एट ऑल गाइज, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और चलो समझते हैं, एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं, राइट? तो पहले नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स को अच्छे से देखेंगे हम लोग, सभी चीज को ना काफी डिटेल में जाएंगे। दिस वीडियो कैन बी 1 hour लॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, राइट? बट एकदम डिटेल में समझेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। मैं आपको इतना भी बोल के खत्म कर सकता हूँ वीडियो। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, हाइड्रोक्लोरिक है, ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, बात खत्म। but not, we will go in deep, right? So let's understand the reaction of the metals aluminium because it is important, ठीक है। aluminium and zinc with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कर रहा है? एल्यूमिनियम और जिंक को हम रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ऑन रिएक्शन बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 गैस इज लिबरेटेड। क्या बोल रहे हैं कि H2 गैस लिबरेट होता है जब जिंक या फिर आप एल्यूमिनियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करोगे। मतलब देखो Zn प्लस HCl, ठीक है। तो एक ऐसा बोल रहे हैं कि क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 निकलेगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कैसे होगा वो बाद में आप देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जिंक क्लोराइड निकलेगा और H2 लिबरेट होगा, तो ये कुछ इस टाइप का रिएक्शन होगा। बट अब यहाँ पे आगे देखो क्या लिख रहा है। हाउएवर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक। मगर ये क्या बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम जब रिएक्ट होता है ना, एल्यूमिनियम, तो वो जिंक से जल्दी रिएक्ट होता है। एल्यूमिनियम जल्दी रिएक्ट होता है, जिंक स्लोली रिएक्ट होता है। व्हाई? reactivity of the metal, the nature of the metal is responsible for this difference। ये क्या बोल रहे हैं? the nature of the, अच्छा गाइस मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ तो कैसा हो जाएगा ना, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके चलो अभी मैंने मिटा दिया है एंड हम लोग वापस आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ द मेटल, मेटल का जो नेचर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस के लिए नेचर ऑफ द मेटल रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ये क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम जो है, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला, देखो ये एल्यूमिनियम है और ये जिंक, और ये क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, दैट इज द रीजन कि ये जल्दी रिएक्ट होता है। देयरफॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज higher than zinc. Nature of the reactivity of the reactant influences the chemical reaction. We are going to learn about the reactivity of metal in chapter metallurgy. कौन सा मेटल कितना होता है, रिएक्टिविटी, सीरीज ऑफ मेटल एक्सेट्रा। हम लोग आने वाले चैप्टर जो मेटालर्जी है कुछ दिनों बाद आएगी, आफ्टर फ्यू चैप्टर्स, उसमें हम ये बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे सीखा है, राइट गाइज, वो क्या है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब क्या हो गया कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो मैंने लिखा है, राइट? यहाँ पे देखो कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू जिंक। तो चलो गाइज अब दूसरा चलते हैं, साइज पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप कि चलो साइज पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है हमारा? साइज पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट जो है वो छोटा है बड़ा है, उससे भी फर्क पड़ेगा। रिएक्टेंट का जो साइज पार्टिकल है वो छोटा है या बड़ा है। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा आपसे साथ और इस पॉइंट को मैं कंक्लूड करूंगा, राइट? आपको शरबत बनाना है, राइट? और शरबत में आप मिश्री डालते हो, यू नो मिश्री, ठीक है। मिश्री नहीं, आप मान लो कि शुगर के बड़े बड़े क्यूब्स डालते हो आप, ठीक है। तो जब वो आप डालोगे तो क्या होगा, उसको पिघलने में, डिजोल्व होने में, उसको स्वीटनेस लाने के लिए डिजोल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर्ड अगर आप उसी मिश्री को या फिर वो शुगर क्यूब्स को अगर आप पीस करके मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हो आप, उसके बाद उस पानी में मिलाते हो और फिर उसको मिला देते हो, वो जल्दी डिजोल्व हो जाए। क्योंकि द पार्टिकल जो था रिएक्टेंट का वो छोटा था, पार्टिकल जो था वो दोस्तों छोटा था।
गाइज। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, तो वो ये चीज़ अपन छोड़ देते हैं और अपन इधर आते हैं। देखो, You must have found above activity CO2 effervescence formed slowly with the piece of साब आदि, चलो इसको जान। The above observation indicate the rate of the reaction depends upon the size of the particles of the reactant। मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया, मैंने ये बताया taking part in the reaction, smaller the size of the reactant particle higher is the rate of reaction। मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि स्मॉलर अगर पार्टिकल होगा, स्मॉल पार्टिकल इज डायरेक्टली, ठीक है, मतलब स्मॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं एक मिनट, गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल सी भाषा में, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं आपको। देखो, अगर पार्टिकल का जो साइज है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइज, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन के स्पीड से, रेट से। मतलब साइज जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना स्लो होगा, साइज जितना कम होगा रिएक्शन उतना, रेट उसका उतना ज़्यादा होगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गाइज, मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहा मैंने, रेट। इनवर्सली मतलब आप समझ रहे हो ना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो अगर स्मॉल साइज होगा तो रिएक्शन का रेट हाई होगा, स्मॉल साइज होगा तो रिएक्शन का रेट हाई होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो अब आगे बढ़ते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभी इसमें मैं आपको इसको भी मैं एक शॉर्ट पॉइंट में, जैसे मैंने ऊपर शुगर वाला एग्जांपल देके कंक्लूड किया, वैसे इसको भी, और नीचे वाला जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, राइट, उसको मैं कंक्लूड करता हूँ, राइट। रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। देखो, अगर देखो, डाइल्यूट मतलब क्या होता है दोस्तों, डाइल्यूट एसिड मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब कोई भी चीज़ डाइल्यूट मतलब कि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। अभी आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट में बताता हूँ कि क्या होता है, राइट। देखो, एक सॉल्यूशन बनने के लिए, एक सॉल्यूशन बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होता है, एक चाहिए होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल कर लो कि आपको नींबू शरबत बनाना है, ठीक है, तो नींबू शरबत में क्या क्या डालोगे आप, चीनी डालोगे, नींबू डालोगे और पानी डालोगे। चीनी और नींबू एज कम्पेयर टू पानी हमेशा कम होगा, चीनी और नींबू एज कम्पेयर टू पानी हमेशा कम होगा। तो पानी ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है एक सॉल्यूशन में, ठीक है, आपका जो शरबत एक सॉल्यूशन है गाइस, उसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वाटर, वो क्या है आपका सॉल्वेंट है, वो आपका सॉल्वेंट है। जो कम क्वांटिटी में है गाइस, वो क्या है आपका सॉल्यूट है। चलो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम लोग किसी चीज़ के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होगा, ना सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होगा, बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन उसी डाइल्यूट से आप कंपेयर करोगे तो डाइल्यूट में हम लोग सॉल्वेंट इंक्रीज कर देते हैं, जैसे वाटर डाल देते हैं। जैसे प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें जब हम पानी मिलाते जाएंगे तो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, और उसमें अगर हम पानी नहीं मिलाएंगे तो इट विल बी लाइक कॉन्सेंट्रेटेड ओनली, क्योंकि उसमें ज़्यादा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के प्रोपोर्शन में सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि सॉल्वेंट से ज़्यादा, बट उसका अमाउंट ज़्यादा है उतने ही एरिया में, राइट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और, सपोज कर लो ये सर्कल इतना सॉल्वेंट है और ये सर्कल इतना सॉल्वेंट है। मैं यहाँ पे डाइल्यूट की बात करता हूँ, यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेटेड में कैसा होगा ना बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा ये सॉल्वेंट में, ये ऐसे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, बहुत 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 सारे होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू डाइल्यूट में इतने ही होंगे, मान लो, बस। तो आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट। तो अभी देखो कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूट एसिड, दैट्स इट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट से जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, विच मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब सिंपल सा यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या फिर रिएक्टेंट्स, आप जो भी बोल लो, ठीक है, इज डायरेक्टली, चलो इसको रिएक्टेंट ही बोल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो इसको मैं रिएक्टेंट ही बोल देता हूँ, सॉल्यूशन को मैं रिएक्टेंट लिख देता हूँ, रिएक्टेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। गाइज आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन की तरफ चलते हैं, मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझा रहा हूँ। तो चलो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स को हम ऐसे समझेंगे, मान लो कि आपको, ठीक है, आपको वही नींबू पानी बनाना था और अब आपको और जल्दी बनाना है, तो आप क्या करोगे ना, आप पानी को, तो अभी गर्म नींबू पानी कोई नहीं पीता, आई नो दैट, बट आप ये समझो इस बात को कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करोगे ना, तो उसके जो सॉल्यूट के डिजॉल्व होने का या फिर उसमें मिक्स हो जाने का या फिर रिएक्ट करने का जो स्पीड होगा ना गाइस, वो बढ़ जाएगा। जब आप टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन बढ़ाते हो ना, तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन जब आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, राइट। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, राइट, मैं क्या कह सकता हूँ, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक है। तो आप ये बात को याद रखना, ठीक है।
ये बात को भी याद रखना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। बाकी देखो यहाँ पे देखो, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैंने ये भी आपको समझा दिया गाइज। अभी ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट जरूर है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम्पल समझ के देखो, कोर कंसेप्ट तो आपको मैंने समझा दिया ना कि कैसे होता है, तो एग्जाम्पल आप पढ़ो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकेस आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा। और वैसे ये एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किया है, राइट, वही सारे एग्जाम्पल इस पूरे चैप्टर में गिन के 25 से 30 रिएक्शन होंगे, उन्हीं पे सब कुछ चल रहा है। तो आप 25 से 30 रिएक्शन पढ़ लोगे, आपका काम हो गया, राइट। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था गाइज, यू वोंट बिलीव कि मैं खाली 150 रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के गया था, एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल, आई स्कोर्ड अबाउट 88 मार्क्स इन केमिस्ट्री इन 12th स्टैंडर्ड। सो जस्ट ट्रस्ट मी कि कुछ ही चीज़ें होती है वो अलग अलग एंगल से पूछा जाता है, तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, राइट। तो अभी चलो कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के बारे में तो जितना बोले उतना कम है, आप लोग कैटलिस्ट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग द केमिकल चेंज इन इट, इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। मतलब क्या, एक ऐसा चीज जिसको जब आप केमिकल रिएक्शन में डालते हो, जब आप केमिकल रिएक्शन में ऐड ऑन करते हो, इट डजेंट चेंज द रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन को केमिकल चेंज नहीं देता है, वो केमिकल चेंज नहीं देता है, बट वो क्या करता है, उसका रेट चेंज कर देता है, कभी फास्ट कर देता है, कभी स्लो कर देता है। यस, कैटलिस्ट हमेशा स्पीड बढ़ाने के लिए काम नहीं आता, कभी कभी स्पीड को घटाने के लिए भी काम आता है। गाइस डू रिमेंबर कि कैटलिस्ट हमेशा स्पीड बढ़ाने के काम नहीं आता, घटाने के भी काम आता है। हमने जो भी चीज़ पढ़ा ना रेट ऑफ रिएक्शन में, तो कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्पीड होता है कि हमको इसको स्लो करना पड़ता है, तो आपको स्लो भी करना पड़ सकता है, आपको फास्ट भी रखना पड़ सकता है। तो होप गाइज आपको कैटलिस्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये सब लिखा है इन लोगों ने, ठीक है, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस स्लोली, तो उसको एक स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, राइट, तो यहाँ पे लिखा है, तो आप ये सब देख लो। और द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस स्लोली एट रूम टेम्परेचर, राइट। हाउएवर द सेम रिएक्शन ऑकर फास्टर रेट एट एडिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पाउडर इन इट। तो ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या हो गया बेसिकली गाइज, ये एक कैटलिस्ट हो गया, राइट, ये एक कैटलिस्ट हो गया जो उसके स्पीड ऑफ द रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा, क्योंकि वो स्लो होता था। तो चलो गाइज अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और देखो ये खेल यहीं तक खत्म नहीं होता है, ये आगे भी जा रहा है। ये देखो ये कुछ अलग लेवल की चीजें हैं, ठीक है, अलग लेवल मतलब नॉट दैट हार्ड, बट आपको ना बस थोड़ा सा ना कंसेप्ट क्लियर करना है, मैं उतना सब कुछ ना आपको 5 मिनट में समझाऊंगा, राइट। एंड मैं बस आपको ना एक कंसेप्ट बताऊंगा, ओके, उस कंसेप्ट को दिमाग में रख के हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। कोरोजन तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, कोरोजन बहुत सिंपल है, एंड रेंसिडिटी उससे भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो गाइज वीडियो में सबको समझाने में टाइम लगेगा, बट चीज़ें बहुत सिंपल है। मैंने तो सोचा था कि ये पार्ट को स्किप कर देता हूँ, इसका वीडियो नहीं बनाता। यू वोंट बिलीव कि ये वीडियो आज ही रिकॉर्ड हो रहा है, आज पब्लिश किया थर्सडे को, ठीक है, आज 16 तारीख है, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इट्स 1 o'clock। मैंने सोचा था ये वीडियो नहीं डालूंगा, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटेशन मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट इन सम पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज मैं आपको समझाता हूँ ये वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने देखा है तो वीडियो पॉज करो और ऑक्सीडेशन का मतलब नीचे कमेंट करो। यस गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को गेन करना, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एक प्रोडक्ट में MgO पूरा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो पहले था वो अलग हो गया, राइट, तो भी ऑक्सीडेशन है। समझ रहे हो दोस्तों, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन चला गया तो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ पे 2 2 4, मतलब 2 कम हो गए, तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन ही है। ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच a reactant combines with oxygen or loses hydrogen to form a product is called oxidation। देखो भाइयों और उनकी बहनों, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था आपको, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, राइट। मानते हो कि रिएक्शन जिसमें कंबाइन करेगा या फिर लूजेस हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर क्या होगा, चलो मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, या फिर लूजेस हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन लूज करेगा, दोनों ही कंडीशन में हम क्या कहेंगे बच्चा लोग, यस गाइस यू गॉट इट राइट, वी कॉल्ड इट ऑक्सीडेशन। हम इसको क्या बुलाते हैं,
वी कॉल्ड इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो, तो ऊपर के सारे एग्जांपल किसके थे? ऑक्सीडेशन के थे। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, बहुत ही खूबसूरत सा लिखा है। क्या लिखा है? सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ना स्पेसिफिक, मतलब उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करता है रिएक्शन में। तो जैसे यहाँ पे देखो इथिल अल्कोहल है। अब ये कैसे बनता है, कैसे पढ़ते हैं? 9th में मैंने अपने बच्चों को सिखाया था इन फिजिकल क्लासरूम, बट 10th स्टैंडर्ड में मैं ये बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। 9th में भी बहुत अच्छे से, 9th में भी कुछ टॉपिक्स मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बट अभी के लिए जान लो इथिल अल्कोहल ये वो अल्कोहल है जो हम पीते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन का साइन है। किसका है? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो है ना पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ना यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए? 2 ऑक्सीजन आ गए। मतलब इसने क्या किया? एक ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट किया, राइट? पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये। ठीक है, और ये क्या करता है? मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन को अवेलेबल कराता है टू द रिएक्टेंट इथिल अल्कोहल, और सब्सटेंस क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड बन रहा है। ये भी मैं आपको सब बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कभी कभी इनको देखो, यहाँ पे नीचे एक चीज और लिखा है, दिस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी कभी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, कभी कभी रिएक्शन में ऑक्सीजन लाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है, जो एक्सटर्नली ऑक्सीजन उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एजेंट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया है। चलो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग ये सब पार्ट समझेंगे अच्छे से। ओके, तो गाइज अभी अपने को ना ये सब समझने का है। ठीक है, अभी ये देख के कैसा तुम लोगों को ऐसा बहुत डर लग रहा होगा, राइट? बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में आ गए होगे तुम लोग, ओ क्या है, इतना क्या है, राइट? एवरीथिंग। तो मैं ना तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, इतना सब कुछ ना मैं भी आप लोगों को ना इतना डिटेल में जाके नहीं समझाता। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपके ऊपर से, देखो बहुत सिंपल है, बस रिएक्शन है। मैं ना आपको इसका कोर कंसेप्ट समझाता हूँ, एकदम कोर कंसेप्ट। ठीक है, और वो मैं 2 लाइन में समझाऊंगा। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ना मैं आपको समझाता हूँ कि कोर कंसेप्ट ऊपर से लेके कोरोजन तक का कोर कंसेप्ट क्या है। ठीक है, मैं कहाँ तक का कोर कंसेप्ट समझा रहा हूँ गाइज आपको? यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाले पॉइंट से लेकर के, ये देखो ये और यहाँ तक का कोर कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने कहा था ना 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा, तो जस्ट रिमेंबर। ठीक है, मैं जो जो बोले जा रहा हूँ ना आपको, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा बारीकी से समझो। मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, राइट? तो अभी समझो, ये सब इसी चीज़ पे चल रहा है पूरा खेला। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं ये जो वीडियो बनाने का मेरा मोटो ही यही था। मैंने क्या कहा दोस्तों? ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेनिंग ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा? गेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन गेन कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन, मतलब नंबर 1। ठीक है, अभी देखो ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब भी क्या होता है? गेटिंग रिड ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रहा हूं मैं? चलो, गेटिंग रिड से बहुत अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगा लूजिंग हाइड्रोजन। क्या अच्छा लगेगा? और अच्छा लगेगा लूजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, लूजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, लूजिंग हाइड्रोजन। तो ये 2 मतलब आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन का। खेला खत्म नहीं हुआ है बच्चों, नीचे आओ। चलो रिडक्शन को समझो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेनिंग, क्या होगा उल्टा इसका? ठीक है, आप एक याद रखो, दूसरा आपको अपने आप याद है, गेनिंग हाइड्रोजन। ठीक है, HYDROGEN। ठीक है, हाइड्रोजन। और रिडक्शन का एक और मतलब क्या होगा? लूजिंग, उल्टा इसका क्या होगा दोस्तों? लूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, चलो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो याद रखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब क्या होगा फिर? उसका उल्टा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, GAINING, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसी चीज को सर थोड़ा और समझाओ ना, मेरे हिसाब से आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा, बस इस चीज को ना थोड़ा सा, तो गाइस इसी चीज को ना थोड़ा सा और अंदर समझ कर, मैं गेन क्या कह रहा हूँ? गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है रिडक्शन।
तो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कैसा ऑक्सीडेशन। ऊपर वाला तो मेरे को लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ये जो भी मैंने बताया। नीचे वाला मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, नीचे वाला थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो अभी एक एटम को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। एटम क्या होता है? एटम बना होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, किससे? पॉजिटिव किससे? प्रोटॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन, ठीक है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा? किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, और गेनिंग लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब आपको आयंस समझ में आता है क्या? ठीक है, आयंस, आयंस में दो टाइप होता है, एक क्या होता है? कैटायन, और एक होता है एनायन, राइट, ANION, एनायन। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कैटायन कैसे फॉर्म होता है, एनायन कैसे फॉर्म होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा फिर। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इसका मतलब क्या है? सोडियम, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम के जो एटॉमिक नंबर है Z, वो है 11, राइट, और एटॉमिक मास का 23। एटॉमिक मास से अपने को कुछ अभी लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ सोडियम का, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ। चलो एक थोड़ा अच्छा ही बना देता हूँ, बना ही रहो। तो ये इसमें कितना है? +11 प्रोटॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, देयरफॉर एटम इज ए न्यूट्रल। इतना तो आपको पता होगा। और 12 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। कितना होता है? 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये पहला सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल, और 3 सेल होगा इसमें एक्चुअली, ठीक है। इसमें ये तीसरा सेल, ओके, ये तीसरा सेल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझो इस चीज को, ठीक है। इसमें कितना होगा? 2 की कैपेसिटी होती है इसकी, तो इसमें 2 चलेगा। इसमें कितने होंगे बाकी? इसमें 8, 2, ठीक है, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो ये 10 हो गया। और बचा कितना? जितना ये रहेगा उतना ही वो रहता है ना भाई, ठीक है। तो बचा कितना? चलो मैं इसको मिटा के अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 बना दिए मैंने, और यहाँ पे बचे कितने? 2, ठीक है, 10 हो गया ना, 8 और 2 10, तो बचा 1, ठीक है। तो ये टोटल 11 हो गया। तो अब समझो इसमें कितना है? पॉजिटिव प्रोटॉन कितना है इसमें? 11 है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? ठीक है, इसमें 11 है, ठीक है। अब मान लो गेनिंग अब लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मैं क्या लिख रहा हूँ? लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब समझो कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब क्या होगा? कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं चला गया। तो अब क्या हो जाएगा इसमें सीन, ठीक है। अभी जो सोडियम है, ठीक है, वो न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हो गया? इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि देखो अब जो एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद, तो -1 होने के बाद इसमें 10 ही बच गया, ठीक है, और ये कितना बच गया? 11। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से कितना ज्यादा है? तो +1 ज्यादा है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इसने अपना कैटायन फॉर्म कर लिया। इसी चीज को कैटायन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसने कैटायन फॉर्म कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का क्या हो गया दोस्तों? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, ठीक है। वैसे अगर सोडियम Na+2 होगा मतलब क्या हुआ? फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन हो गया मतलब क्या होगा? कि इधर से भी एक और इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं और। अब मान लो कि ये वाला केस नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा है, मान लेते हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है, और मान लो कि एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से यहाँ पे आ गया बाहर वाले शेल, ठीक है। तो अब ये सपोज कर लो नहीं, अब कितना था पहले? पॉजिटिव प्रोटॉन कितने थे? 11 थे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, और एक और कहीं से आ गया, तो अब कितना हो गया? माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक्चुअली टोटल 12 हो गए, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया? सोडियम का क्या हो गया? अब सोडियम -1, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 11 और 12 कितना फर्क है? 1 का फर्क है, लेकिन किस में फर्क है? निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो -1। इसी चीज को हम बोलते हैं एनायन। क्या दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं? ANION, एनायन। और एनायन से क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे हो जाता है रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था ना, ये वाला देखो कि गेनिंग हाइड्रोजन इज ऑल्सो और लूजिंग ऑक्सीजन इज ऑल्सो। तो वैसे यहाँ पे एक बात याद रख लेना ऑक्सीडेशन के आगे, कि गेनिंग नहीं, यहाँ पे सॉरी गेनिंग नहीं, यहाँ पे लूजिंग होगा, ठीक है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज रिडक्शन।
तो दोस्तों मैंने इतना सबको समझा के ना, आपको ये सब बेसिक समझा के ना, मैंने आपको इस लायक बना दिया है, मैंने बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर दिया है कि ये सारा पार्ट आप खुद कर सकते हो। ट्रस्ट में, आई डोंट बिलीव कि लाइन टू लाइन स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करता मैं, राइट। तो आप ये सब सॉल्व करने की कोशिश करो। बस यहाँ पे यही हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट इज इट। कोरोजन मतलब क्या होता है, तो आई होप कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ लिखा था, किधर तो होगा, राइट। देखो, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैं ना मस्त दूसरा शेप ले लेता हूँ, ठीक है, आपको मैं शेप करके दिखा देता हूँ। ग्रीन कलर ले लेते हैं हम लोग एंड वी विल मेक अ रेक्टेंगल हियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, राइट। देख लो, आप अच्छे से देख लो, अरे बहुत कचरा कर दिया ना मैंने, ओके, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखो, ये ठीक है। मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा दोस्तों, यस, रिडक्शन। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एंड कोरोजन का भी वही कंसेप्ट है, ठीक है, कोरोजन का भी वही कंसेप्ट है। कोरोजन में क्या हो रहा है, कोरोजन मतलब क्या होता है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है, वियर एंड टीयर ऑफ अ मेटल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब क्या हो रहा है, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है, दे आर लूजिंग, आयरन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो वही यहाँ पे ऐसा बहुत मस्त समझाया। देखो यहाँ पे देखो कहीं तो, एक सेकेंड, लेट मी सी, ये देखो, ये फेरस का क्या हो गया, फेरस का फेरिक हो गया। यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, फेरस का फेरिक हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पहले देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे। जैसे मैंने सोडियम में +2 बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये क्या हो गया, +3 हो गया। मतलब इसमें प्रोटॉन 3 यूनिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो आई होप गाइस ये सब आप खुद कर लोगे एंड आपको समझ में भी आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी इज़ वेरी सिंपल। जब हम लोग लेफ्ट ओवर ऑफ ऑयल बच जाता है खाना वाना बनाने के बाद, तो ऑयल या फिर घी, ठीक है, वनस्पति ऑयल, घी, ये सब का जब ऑक्सीडेशन होता है तो दिट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रैंसिडिटी बोलते हैं। आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट ओवर यूज्ड ऑयल, लेफ्ट कुकिंग ऑयल, मेकिंग फूड स्टफ, ये सब लिखा हुआ है, आप ये सब पढ़ लेना, ठीक है। घी इज लेफ्ट असाइड, ठीक है। तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका टेस्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर हम लोग मतलब पुराने तेल में, मतलब मान लो 2-3 दिन पुराना तेल है जिसमें हम खाना बनाएंगे, तो उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। टेस्ट क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसकी बेसिकली क्या हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। और उसी चीज़ को हम बोलते हैं रैंसिड, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रैंसिड बुलाते हैं। और कंसेप्ट को हम बोलते हैं रैंसिडिटी, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और घी, ठीक है। अब इसको इससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। उसका नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको समझना क्या है कि जब लेफ्ट ओवर ऑफ ऑयल या फिर कुछ भी चीज़ रह जाता है, घी वगैरह, तो वो उस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। और इससे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, और इसमें उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर हम उसी रैंसिड ऑयल या घी में अगर हम अपना खाना बनाएंगे वापस, तो उसका टेस्ट कंप्लीटली चेंज हो जाता है, राइट। तो अजीब सा फोल स्मेल आएगा, गंदी बदबू आएगी और फोल स्मेल आएगा। तो जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। और गाइज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो। उम्मीद करता हूँ ये 30-35 मिनट का वीडियो होगा कम से कम, राइट। मैंने ड्यूरेशन तो नहीं देखा है, ओके, रिकॉर्डिंग का, बट एनीवे वीडियो तो होगा। बट मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया, आप सारा एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। एंड गाइज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, ठीक है, बिकॉज यू हैव दैट विल पावर कि आप अपने एजुकेशन के लिए इतना टाइम निकाल सकते हो। एंड रिमेंबर, यू आर अ विनर, ओके, एंड आप जीतोगे, ओके, यू आर अ चैम्पियन। चलो दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो कि वो लोग भी ये सब देखें और बेसिक से समझे। एंड गाइज हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो 4th वाला चैप्टर होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म माइट बी। एंड उसके बाद 5th चैप्टर, तो 5 चैप्टर हम लोग पार्ट 1 से लेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सीरियल नंबर से 5, उसके बाद फिर 6, 7, 8, 9, 10, और फिर वहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो जाएगा। हर मंडे एंड थर्सडे को साइंस का लेक्चर आता है। तो गाइज आप आते हो, वीडियो देखते हो, चैनल को काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया, दैट इज़ द रीजन चैनल का सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहा है, राइट। वीडियो शेयर्स हो रहे हैं आपकी तरफ से, वो भी दिखता है एनालिटिक्स में। एंड आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और मेरा हौसला बढ़ाते हो। मेरे लिए हर एक व्यूअर इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे। 10th स्टैंडर्ड पीपल, ऑन मंडे वी विल हैव नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।